हेलो। आज हम लोग देखेंगे जो संविधान में उल्लिखित 5 रिट हैं, उनका महत्व क्या है? हमने पढ़ी तो बहुत हैं, लेकिन कैसे लगती हैं? क्या हम जारी करवाते हैं? कौन जारी करता है? क्यों जारी करता है? इन सब के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? तो संविधान में 5 रिटों का उल्लेख है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 के तहत आपको 5 रिटों का उल्लेख मिलता है और संविधान में अनुच्छेद 32 को इस भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा क्यों कहा है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, क्या होता है कि संविधान में हमें 5 रिटों का उल्लेख मिला है, लेकिन किसी-किसी ने कहा है कि संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है ना? प्रस्तावना किसी-किसी ने इसलिए कहा है क्योंकि प्रस्तावना से हमें पूरे संविधान के बारे में जानकारी मिलती है। इस कारण संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्यों कहा संविधान की आत्मा? इसलिए कहा है क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 में किसी व्यक्ति के अगर अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर करवा सकता है। क्या होता है, अगर संविधान सही से चालू ही ना हो, तो संविधान की आत्मा फिर किसमें निहित होगी? किसी में नहीं। अगर व्यक्ति के लिए संविधान बना ही ना हो, तो आत्मा किसमें निहित होगी? तो किसी में नहीं। तो भीमराव अम्बेडकर ने ये सोचा था कि संविधान जो बना है, वो पूर्णतः व्यक्तियों के लिए बना है। अगर व्यक्ति उसका पूर्णतः यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो फिर संविधान क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। इस कारण संविधान में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 32 ही वैसा अनुच्छेद है, जिसके तहत आप अपने पूरे मूल्य अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। कि कौन-सा है? अनुच्छेद 32। समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये आपके मूल अधिकार का हिस्सा है। जो मूल अधिकार हैं वो 12 से लेके 35 तक हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं, यानी जो पढ़ते हैं एग्ज़ाम में, तो 14 से लेके हम 30 तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से ही एग्ज़ाम में आते हैं और सीधी-सी बात है, हमें एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना, हमें महारथी तो बनना नहीं है। तो सही बात है कि हम जहाँ तक एग्ज़ाम में आते हैं वहीं पढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, रिटों पर भी आते हैं अभी। कहते हैं अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभाव, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करवाना है। यानी अनुच्छेद 32 जो है उसके तहत आप रिट दायर करके अपने पूरे मूल अधिकार जो हैं वो आप लागू करवा सकते हैं। अगर कोई हनन करता है तो भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारियों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई भी अधिकारी अगर आपकी नहीं सुनता है, अगर आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप अधिकारी के प्रति जो परमादेश रिट है वो जारी करवा सकते हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं आपकी। तो ये आपको अधिकार दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अगर आपको रिट दायर करनी है, तो अनुच्छेद 32 दायर करेंगे। अगर उच्च न्यायालय में दायर करनी है, तो अनुच्छेद 226 आप रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, ये सब जो दी गई हैं अभी रिटें आगे जो पढ़ेंगे, तो वो 5 रिट ही जारी कर सकता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय है, ये आपका 5 से अधिक भी रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को हम उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं और ये भारत में सिर्फ़ एक होता है, जबकि उच्च न्यायालय क्या होते हैं, हर राज्य में 1-1 होते हैं। आगे कहता है, अनुच्छेद 32(2) जो है 32(2) है, में रिटों की चर्चा की गई है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित होती है। ठीक है? तो आपको अनुच्छेद 32 याद रखना है कि अनुच्छेद 32 में हमारी जो 5 रिटें हैं, हमें जो लागू करवा सकते हैं, वो उनका उनका उल्लेख है। तो पहली रिट में आते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। तो कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हेबियस कॉर्पस कौन जारी करता है, कौन जारी करवाता है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, ठीक है? तो इंग्लिश में भी याद रखिएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, कहता है इसके अंतर्गत गिरफ्तार का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करे और उसे कैद करने की वजह बताए। अगर न्यायाधीश अगर उन कारणों में असंतुष्ट होता है, तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया जब आपको किसी ने, अब आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप अपने वकील, आपको वकील रखने का अधिकार है, मूल अधिकार में उल्लेखित है। तो अपने वकील से कहोगे कि रिट जारी करो, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जब वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा, तो न्यायालय जारी करेगा और जिसने गिरफ्तार किया उस अधिकारी के खिलाफ जारी करेगा। तो उसे ये बताना होगा कि आप क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर नहीं बता पाता है रीज़न, तो न्यायालय कहेगा कि इन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है? तो ये रीज़न बताना होता है। न्यायालय ये पूछवा देता है। आगे कहता है परमादेश। परमादेश से आपको समझ में आ रहा होगा कि परम आदेश, है ना? इंग्लिश में से कहते हैं मैंडामस रेट। तो परम आदेश, परम, अब भारत में परम कौन है? भारत में परम जो है उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है।
कहता है इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। क्या होता है, आप किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, वो आपका काम बार-बार नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, हटा रहा है, मनमानी कर रहा है, तो आप परमादेश रिट जारी करवा सकते हैं उस अधिकारी के प्रति कि ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो उस अधिकारी को फिर वो काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ क्या है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। जब आपको पता होंगे तभी आप इनका यूज़ कर पाएँगे। बहुत सारी जगह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों का काम नहीं होता है, उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो वो चीज़ काम नहीं करवा पाते हैं। आगे, आगे कह रहा है प्रतिषेध रिट, यानी प्रोहिबिशन रिट। प्रतिषेध मतलब आपको क्या होता है, मना करना। क्या होता है? मना करना होता है। तो प्रतिषेध रिट मना करने के लिए जारी की जाएगी। इसमें भी आपका जो उच्चतम न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, ये बड़े न्यायालय क्या होते हैं, अपने छोटे से न्यायालयों के लिए जारी करते हैं। ठीक है? उच्चतम न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय के लिए जारी करेगा। उच्च न्यायालय जो है, ये जिला के लिए जारी करेगा। जिला जो है आपका अपने छोटे के लिए जारी करेगा। ठीक है? तो ऐसे छोटे-छोटे न्यायालयों के लिए जारी होते रहते हैं। ऊपर वाला नीचे वाले के लिए जारी करता है। कहता है किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक, अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये सुना होगा बाबरी मस्जिद विवाद था। तो उच्च न्यायालय जो यूपी की उच्च न्यायालय है वो देख रही थी। तो उच्चतम न्यायालय ने इसे मना किया कि आप ना देखो, ये केस जो है हमारे यहाँ भेज दो। है ना? तो उसके अधिकार से बाहर था, इसलिए उसने मंगवा लिया अपने पास। कहता प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारता का अतिक्रमण करने से रोकता है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। तो देखिए, जो प्रतिषेध है, ये जो छोटे न्यायालय हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं, उनके अधिकार से बाहर है, तो वो रोक देता है कि आप ये मत काम करो, ये आप हमारे पास भेज दो। ठीक है? इसी प्रकार से क्या होता है, विधायिका जो होती है, विधायिका, कार्यपालिका और किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के विरुद्ध ये प्रयोग नहीं होती। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है? ये आपका पीछे से लेवल का क्वेश्चन है। तो विधायिका, कार्यपालिका और निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध ये जारी नहीं होती है। ठीक है? आगे आते हैं उत्प्रेषण में। क्रिटेरियन रिट में आते हैं, उत्प्रेषण रिट में। तो उत्प्रेषण रिट कहता है ये रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय, यानी इस देखिए जो जैसी आपकी ये थी एमबी रिट थी, उत्प्रेषण जो रिट है, इसमें भी यही होता है कि जो उच्च न्यायालय होगा वो अपने छोटे से न्यायालयों के बीच जारी करेगा। ठीक है? बड़े जो न्यायालय होते हैं वो अपने छोटे न्यायालयों के लिए जारी करते हैं। तो क्या होता है, ये रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को जारी की जाती है। अधिकारिता का उल्लंघन करने पर ही जारी की जाती है, तो उसको रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है। बस जो अभी हमने पढ़ी प्रतिषेध रिट में क्या था, मना कर रहा था। जब कोई कार्यवाही चल रही है तो उसमें मना कर रहा था प्रतिषेध में। लेकिन उत्प्रेषण में क्या होता है, देखिए दोनों में बस थोड़ा-सा अंतर है। कहता है प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, है ना? अभी क्या कर कार्रवाई चल रही थी, तो हमने प्रतिषेध रिट जारी की और उस कार्रवाई को बंद करवा दिया। ठीक है? जबकि उत्प्रेषण रिट क्या होता है? जबकि उत्प्रेषण रिट जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय की समाप्ति की जाती है। यानी जैसे क्या होगा? अब देखिए 2 तत्व होते हैं यहाँ पर। एक कार्रवाई चल रही है, आपने प्रतिषेध रिट जारी करवाई और इसे बंद करवा दिया। कार्यवाही चल रही है और उसका निर्णय भी हो गया, तो उत्प्रेषण रिट आप जारी करवाएँगे, तो ये जो निर्णय हुआ है, ये रद्द हो जाएगा। ठीक है? बस दोनों में ज़रा-सा अंतर होता है। देखिए, उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य जारी करती है। यानी जो निर्णय हुआ है, उसको रद्द करने के लिए हम उत्प्रेषण रिट जारी करते हैं और प्रतिषेध में कार्यवाही चल रही होती है, तो उसको समाप्त करने के लिए हम जारी करते हैं। ज़रा-सा अंतर है, बस ज़रा-सा। ठीक है? दोनों न्यायालय ही जारी करती हैं। और उत्प्रेषण रेट भी क्या है, आपका विधायिका, कार्यपालिका और निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होगी। ठीक है? दोनों बिल्कुल ज़रा-ज़रा सी सेम है, बाकी ज़रा-सा ही अंतर है उसमें। आगे आगे कहता है अधिकार परीक्षा, जिसे हम बोलते हैं क्विट क्विट वारंटो बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये 5वीं रेट है, 5 रेट हो गई है हमारी। ठीक है? कहता है ये इस कड़ी की अंतिम रेट है, जिसका अर्थ क्या होता है, आप क्या प्राधिकार है, यानी आपका क्या अधिकार है? जैसे मान लीजिए क्या होता है, कभी-कभी कोई व्यक्ति जो होता है किसी उस कुर्सी पर बैठा होता है जिसका जिसके काबिल वो है नहीं, या पद ले लेते हैं या अधिकार के रूप में बैठ जाते हैं, है ना? तो तभी जारी होती है। कह रहा है ये अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है।
अब सार्वजनिक पद कौन से होते हैं? सरकारी पद होते हैं, है ना? यही पद तो होते हैं। कहता है साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। ये इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ आपको। क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी जो है किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, जबकि वो उस काबिल नहीं है या उसके उसके एलिजिबल नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, उसने किसी प्रकार से ये पद हासिल कर लिया है, तो क्या होता है न्यायालय से आप जो होता है अधिकार परीक्षा यानी क्विड वारंटो रिट जारी करवाएँगे। जब क्विड वारंटो रिट जारी करवाएँगे तो न्यायालय उनसे पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर आसीन हो? तो अगर वो अपनी एलिजिबिलिटी रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं रख पाते हैं तो उनको उस पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है? इस कारण अधिकार परीक्षा यानी क्विड वारंटो रिट जारी की जाती है। तो सार्वजनिक पद का दुरुपयोग ना हो इस कारण ये रिट जारी की जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डेट समझानी थी, बाकी ये सब मौलिक अधिकार का हिस्सा है। मौलिक अधिकार जो होते हैं आपके वो ऐसे निलंबित के नहीं किए जाते हैं। सिर्फ़ आपके आपातकाल में दौरान बंद किए जाते हैं। वो भी आपके क्या होते हैं 20 और 21 को छोड़कर बंद नहीं किए जा सकते हैं, बाकी सब बंद होंगे, 20-21 कभी बंद नहीं होता है। और जब आपका सैन्य कानून लागू होता है, यानी मार्शल लॉ, तब आपके पूरा मौलिक अधिकार बंद हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि उस समय सेना लागू हो जाती है, संविधान नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जो रेट हैं वो समझ में आई होंगी। हर एक रेट इंपॉर्टेंट है, आप उनका यूज़ समझिए, आज नहीं तो कल भविष्य में ज़रूर यूज़ होती हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।